देखिए अब इसके बाद जो हम लोग को टॉपिक्स आता है कि हम लोग इतना तो सीख गए कि फंडामेंटल जो होता है, यानी कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम इनसे डिनोट्स कर देते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल तो 35 से प्लस होबे करता है। अब उनका कहना था, जॉर्डन का कहना था कि जो एटम्स हैं, जो सबसे छोटे वाले पार्टिकल्स हैं, उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है। एटम्स, ठीक है, एटम्स ये ग्रीक वर्ड से बना, एटोमियो से, टोमियो से बना है। अब ये टोमियो का मतलब होता है अनकट, अनडिविजिबल, अनकट। और इवन आप जॉर्ज डाल्टन ही नहीं, महर्षि कनॉड नाम के एक महर्षि इंडिया में थे, 600 BC में ही बता दिए थे कि जो सब्सटेंस का, यानी पदार्थ का छोटे कण होते हैं उसे परमाणु कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु। संस्कृत में परमाणु लिखते थे, परमाणु है ना, 9th क्लास में पढ़े होंगे परमाणु। ये इससे भी नहीं तोड़ा जा सकता। अभी परमाणु बताए थे और वो बता दिए एटम, तो एटम का हिंदी परमाणु हो गया। वाह वो बताए थे एटम जॉर्ज डाल्टन, आई बताए थे परमाणु संस्कृत में, तो परमाणु हो गया, परमाणु से परमाणु, ठीक है, तो वो एटम का हिंदी परमाणु हो गया। वाह, दोनों को उठा लिया, उधर से एटम उठा लिया, इधर से परमाणु उठा लिया, दोनों को जोड़ दिया। अच्छा एकरे बारे में सब बोल रहे थे। अब बात आता है, चलिए ठीक है, यहाँ तक तो सीख गए कि ये हमारी कुछ थ्योरीज थी जो आप लोगों को पढ़ना था। अब आता है कि समय बीता, 1808 ईस्वी की हम बात कर रहे थे, तो पढ़ते पढ़ते हम लोग कहाँ पहुँच गए? आगे से पढ़ रहे हैं। देखिए तो 1808 से शुरू किए हैं, अब हम लोग आ गए 1888 में, अब 1879 तक पहुँचते हैं। सबसे पहले यहाँ तक आके अटकेंगे, रुक जाइए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले आप लोगों से क्वेश्चन है, जरा बताइएगा कि पहले इलेक्ट्रॉन आया कि पहले प्रोटॉन आया? दोनों में से पहले कौन आया? ठीक है, पहले प्रोटॉन, पहले कौन आया? सोचिए, जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोज किया था 1897 में, इंटरनेट आपको बता देगा, और प्रोटॉन को खोज 1888 में हुआ था, ये भी आप इंटरनेट आपको बताएगा, है ना? नहीं सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन हुआ था। वाओ, इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम, सस्पेंस, थ्रिलर। पहले कौन आया है ना? पहले इलेक्ट्रॉन आया था ना, प्रोटॉन आया होगा, सिंपल सी बात। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये आता है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज की जरूरत ही क्यों पड़ी? केकरा माथा नोचले था जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का खोज किया? ठीक ठाक था ना, केमिस्ट्री वही बढ़िया था, उससे अच्छा था, पहले ही वाला काम केमिस्ट्री पढ़ना था। वो जब से इलेक्ट्रॉन आग लगा के रख दिया, सब जगह इलेक्ट्रॉन। वो अपना तो बर्बाद ही किया, फिजिक्स में घुस गया, वो उसको भी बर्बाद कर ले। क्या जरूरत पड़ा? व्हाई नीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज का? तो दो चार वो पगला वैज्ञानिक था, उसके दिमाग में कोई चल रहा था, सुनिएगा, उसको ये प्रॉब्लम था ना कि व्हाई डज एन एटम इज न्यूट्रल, ले तरीके, जो चूंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी का खोज हो गया था। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी गिर जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का खोज तो बहुत पहले ही हो गया था। तो न्यूट्रल समझते हैं जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, उसे न्यूट्रल कहते हैं आज के जमाने में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सबके दिमाग में घूम रहा था, एटम्स जो है न्यूट्रल क्यों होता है और हमें चार्ज क्यों नहीं है? अब ये समस्या, उसको बताइए काहे न्यूट्रल है जो। और दूसरा, अलग अलग एटम के अंदर अलग अलग एटम, मतलब मान लेते हैं कि एक एटम है, ठीक है, मान लीजिए कि ऑक्सीजन का एटम है। किसका है? ऑक्सीजन का है। गोल हमेशा ऑक्सीजन ना समझ में आता, तो इसमें कितना होता है? 8 होता है और 16 होता है ना। अभी न्यूट्रल है, क्यों? तो आप आज के ज़माने में कहिएगा सारे रम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, इसलिए न्यूट्रल है। तो आपको सब बनाओ ना के दे दिया गया था ना, बोल देते हैं फटाक से दोनों बराबर है। आप अगर जॉर्ज डाल्टन के समय होते तो क्या सोचते हैं? हम तो सोच भी नहीं करते। कम से कम भविष्य के लिए, पीढ़ी के लिए आपको ज्ञान देना था ना जी, तब समझिएगा। आप समझते नहीं है, आप बड़ी हुई किस लिए? ज्ञान देने के लिए ना अगला को। अच्छा, मान लीजिए आप आंटी बन गई, पूरा दम एजेड है, आपसे कोई छोटी बच्ची पूछी, आंटी मसाला कैसे पिसाता है? हमको नहीं बताना है मसाला कैसे पिसाता, तुम अपने से पीस लो, है ना, हमको ज्ञान बांटने को कोई शौक नहीं है। तो आपको आंटी का घंटी बजा देगा, है ना, काला आंटी बनी हो जब किसी को ज्ञान नहीं दे सकते हो। दूसरा पॉइंट देखिएगा, है ना, पहले ये हुआ कि एटम क्यों न्यूट्रल होता है। दूसरा,
आखिर एटम में ऐसा क्या होता है कि दो एटम अगर लेते हैं तो उनके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक ले लीजिए हाइड्रोजन, एक लीजिए नाइट्रोजन, इनके गुण अलग अलग क्यों है भाई? चूंकि सारे सब्सटेंस के एक ही फंडामेंटल पार्टिकल्स वो है एटम। नहीं समझी? मतलब कि हम बहुत सारा सब्सटेंस लेते हैं, कौन से लेते हैं? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, हीलियम लेते हैं ना, इतना सारा सब्सटेंस ले लिए। सब के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो एक ही है, कौन सी है? एटम। सबके फंडामेंटल पार्टिकल तो एक ही एटम, लेकिन सब के एटम अलग अलग क्यों है? जब सारे सब्सटेंस में एटम ही पाया जाता तो सब एटम एक ही होनी चाहिए थी। सोचो, सब घर में एगो कुत्ता रहना जरूरी है, एगो कुत्ता पालता है सब। देयर इज वन कुत्ता इन एवरी घर, ठीक? बट सब कुत्ता अलग अलग क्यों है? अपना अपना पालने का शौक, क्योंकि कुत्ता जो अलग अलग ब्रीडिंग से आया होगा, सिंपल सी बात है। उसका जीन अलग अलग होगा। तो अंदर वाली बात हो गई ना, बायोलॉजी वाला बात हो गया। सबका जीन अलग अलग होगा, सबका पूरा अलग अलग होगा, डीएनए सबका अलग अलग होगा, तभी तो कुछ अलग है। तो इसका हाँ प्रजाति अलग अलग होगा। सोचिए, अब कॉमन सेंस है, इसका मतलब है कि इन सबों के अंदर में जो हाइड्रोजन के एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, फ्लोरीन का एटम है, इन सबों के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चीज है जो इनको एक दूसरे से क्या बना रहा है? अलग बना रहा है। इसी को तो ढूंढना था उन्हें, इसी में इंटरेस्ट था। आप रहते तो जरूर सोचते, ओह ऐसा बात है, इसका मतलब इसके अंदर जरूर कुछ है। ठीक है, तो अब रिसर्च चालू हुआ किस पर? एटम्स पर। बेचारा एटम पकड़ा गया, ले अब हमरा पर रिसर्च करेगा सब, है ना? कहाँ दिक्कत है, मेरे अंदर क्या है? तुम अपने अंदर खुश रहो ना, तो मेरे अंदर क्या तुम जानो ना, ठीक है? अब एटम जो है बेचारा अब सोचने लगा कि ले अब हमारा पर चालू हो गया रिसर्च, सब चालू कर दिया रिसर्च। बहुत दिन तक तो कोई कुछ नहीं बोला। 1800 जो हम लोग लेते हैं 08 से लेके 1879 तक बेचारा कोई कुछ नहीं दिमाग लगा पाया, क्योंकि उस समय तक क्रूक ट्यूब का खोज नहीं हुआ था। कैथोड ट्यूब जिसे हम लोग बोलते हैं, कौन सा? कैथोड ट्यूब बोलते हैं उसे। उसमें तक इस ट्यूब का खोज नहीं हुआ था, तो कोई दिमाग ही नहीं लगा पा रहा था कि होगा कैसे। तो जब कोई नहीं दिमाग लगाता तो एक इंसान आता है, वो दिमाग लगाता है, वही सब पूरा इतिहास को पलट के रख देता है। ठीक है, अब इंटरेस्ट कौन ले लिए? विलियम क्रूक। आराधना की जैसे कोई होगा जिसको कुछ में दिमाग नहीं लगता, लेकिन एक में लगता तो बहुत लगता है। ठीक है, इसको ज़्यादातर दिमाग है कि पिज्जेरिया टाउन में कैसे हम जाएं और पिज्ज़ा कैसे खाएं, है ना? और इसको बगल में है तो उसको हमेशा याद आते रहते, इतने बगल में तो यहीं ऑर्डर करके लिए आएंगे। ठीक है, लेकिन मोटिवेट होकर दाल भात चोखा खा के सूत रहती है। नहीं तो इसका अगर बस चले तो हर दिन ही पिज्ज़ा खाएगी, है ना? है ना? तो समझ सकते इसकी जो ये जो जीभ है उस पर कंट्रोल ही नहीं है ना? जीभ चाहता है कि हम चटर पटर खाएं, है ना? और शरीर पेट सोचो तब भोरे भोरे उठ के पिज्जा दे देगा, है ना? तो कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो ये पॉइंट हमारा है कि हम लोग जो शुरू किए हैं कि यहाँ समझिएगा, देखिए तो क्रूक टिप, आइए मिलिए इनसे। डेट क्यों फेल हुआ मैं बताता हूँ, रीजन है विलियम क्रूक से। ठीक है, विलियम क्रूक, नामों तो रखते हैं क्रूक, इनका नाम हम लोग की तरह नाम रहता है रामू क्रूक तो बढ़िया रहता, विलियम क्रूक। और तो क्रूक नाम है इनका, है ना? CRWKES, हाँ क्रूक्स। ठीक है, विलियम क्रूक। 1879 की बात है। इनको इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में नहीं आता। इनको पता क्या समस्या था, खोज कुछ और रहे थे। ये लो प्रेशर पर गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते थे। लो प्रेशर पर गैस से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना चाहते थे। कौन? अगर रियल में इलेक्ट्रॉन की अगर खोज की अगर बात करोगे ना, तो जे थॉमसन से भी पहले किसी को बताना नहीं, जे थॉमसन भी पहले पता है कौन किए हैं? आपको याद है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक वैज्ञानिक का एंट्री हुआ था, बताइए तो कौन सा वैज्ञानिक है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक वैज्ञानिक है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग को लॉ उनका पढ़ना है, 2 लॉ है। फराडेस,
फैराडेस। बहुत पहले फैराडे ने ही इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा कर दिया था, बहुत काफी हद तक कोशिश किए थे। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स पे काम कर रहे थे तो इलेक्ट्रॉन पर ही तो चर्चा किए थे ना। सोचो बहुत पहले। वो भी तो हाँ, तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में उतना नहीं बता पाए, लेकिन चर्चा हो गई थी उस समय। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के पूरी प्रॉपर्टी के बारे में लिख दिया कि ऐसा कुछ होता है, इसलिए इनका नाम आ गया, डिफाइन हो गया। तो फैराडे ने सबसे पहले ट्रायल मारा था, ठीक है। हाँ, इनको उससे मतलब नहीं था, इनको तो इस चीज से मतलब था कि हमको एक ट्यूब बनानी है, तो इन्होंने अपने लिए एक ट्यूब बनाया, ठीक है। आइए, हाँ, इन्हीं के नाम से चलता है, विलियम क्रूक की ट्यूब के नाम से चलता है ना। देखिए इस तरह से, ठीक है। अभी ट्यूब बना दिए, कॉमन सेंस समझिएगा, है ना। अब इस ट्यूब की खासियत क्या था, इस ट्यूब में, इसमें प्रेशर को अपने मन से घटाया जा सकता था, घटाया जा सकता था, बढ़ाया जा सकता था, घटाया जा सकता प्रेशर से। इसलिए यहाँ से एक मशीन इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं जिससे हम प्रेशर को घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जब भी क्लास करो तो पहले से भार पेट पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको समझ में दुगना से ज़्यादा आएगा। क्योंकि आपको अगर कोई अगला पढ़ा रहा है, जब मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि कितना बेटर है और क्या क्या हमारी छूट गई है और क्या हमें पढ़ना चाहिए था। समझ में आया? तो अगला को ज्ञान देती हो कि पढ़ना है हम लोग को, ये क्या बोलता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अपने सूत्र रखती हो, अगला को बता देना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ना है। कोई पूछा ग्रुप में क्या पढ़ना है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, हमारा थोड़ा ना पढ़ना, अगला को पढ़ के आना, है ना। आपने सूत गई, इसलिए नींद आ रहा है। देखिएगा, तो एक कैथोड ट्यूब है, इसमें दो चीज़ हैं, एक आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, कैथोड, और एक ले लेते हैं यहाँ से एनोड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैथोड, ये हो जाएगा आपको एनोड, ओके। अब कैथोड वाले पार्ट्स को नेगेटिव कर देते हैं, एनोड को क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर देते हैं। बड़ा करना पड़ेगा, इसको छोटा कर दीजिए, है ना। इसको हम यहाँ से वो पूरा कट जाएगा, वेट, तो इसी का पार्ट से अभी बड़ा हो गया, छोटा कर देते हैं। अब बड़ा ही छोटा हो गया, ठीक है। तो बड़ा साइन होता है पॉजिटिव वाला पार्ट है, क्या है नेगेटिव वाला पार्ट है। अब जरा देखिएगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, अब इसमें हायर वोल्टेज देंगे, हाई वोल्टेज कितना, हाई वोल्टेज कितना दे सकते हैं, 10,000 वोल्ट में, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इतना वोल्टेज किसी से देते हैं, उससे पहले ये तो समझिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल में अगर हाई वोल्टेज आप दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, तो मेटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये बात आप समझते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये थोड़ा सी मोड़ी बता देते हैं कि अगर किसी भी, देखो हम लोग को समझना था कि किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं, तो 3 प्रोसेस के द्वारा निकाल सकते हैं। एक प्रोसेस काजल बताएगी, किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, तो कितना ऐसा प्रोसेस है। पहला होता है विथ हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, कैसे के द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, करंट दे दीजिएगा तो काम चल जाएगा। दूसरा सनलाइट के द्वारा, कैसे के द्वारा, सनलाइट के द्वारा। और तीसरा हम लोग हीट करके करते हैं, हीट करके। आप डुअल नेचर में पढ़े थे, डुअल नेचर में, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन से, मान लो लड़की अगर मेटल प्लेट है तो इसको हम अगर करंट दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकालेगी और लाइट बाहर निकालेगी। जैसे कि इसका एग्जांपल है, बेटर एग्जांपल है, आप सोलर पैनल बोल सकते हैं, या प्लेट। और इसका जो है बेटर एग्जांपल है इलेक्ट्रिसिटी। देखे ना, आप वाटर को बॉयल करते हुए देखे होंगे, तो छोड़िए, इलेक्ट्रिक हीटर का नाम सुने हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, है ना, बेटर एग्जांपल है इसका। और इसका बेटर एग्जांपल बताइएगा, आपके पास आइडिया है कि हीट देके हम, ब्लैक बॉडी रेडिएशन याद है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, है ना। रेडिएशन में आप देखे होंगे कि ऐसा कुछ हो सकता है, आराम से समझ सकते हैं, गर्म करने से ग्लो करना चालू कर देता है। एक ऐसा बॉडी जो अच्छे से सारे लाइट को ऑब्जॉर्व करे और सारे लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे, हीट को ऑब्जॉर्व करे, हीट को रिफ्लेक्ट कर दे, ब्लैक बॉडी पढ़ना हम लोग को। सोचिए अगला, तो इसीलिए आपको रिदम में जाना बहुत जरूरी है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिसिटी करंट दे दिए तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है,
ड्यू टू हायर वोल्टेज, अब इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा हुआ है तो इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत सारा आएगा। ठीक है, चलिए अब बताएंगे आप लोग कि ठीक है, इसमें आप पहला प्रोसेस समझिएगा कि फर्स्ट स्टेप में, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कैसे कैसे उन्होंने दिमाग लगाया था। ठीक है, फर्स्ट में स्टेप फर्स्ट, चलो कोई बताएगा कि अगर हम 1 एटीएम प्रेशर लेंगे, इफ प्रेशर, ये प्रेशर रिड्यूसिंग मशीन है, पंप है, इसे निकाल सकते हैं। अगर 1 एटीएम प्रेशर लेंगे, प्रेशर कितना लेंगे 1 एटीएम, तो क्या होगा इसमें, व्हाट हैपन, जल्दी बताइएगा। 1 एटीएम लेंगे तो क्या होगा। 1 एटीएम बराबर कितना होता है पता है, 1 एटीएम बराबर होता है 10 के पावर 5 पास्कल ले सकते हैं लगभग में। और 1 एटीएम बराबर पता है एमएम कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg होता है ना। 1 एटीएम बराबर 760 mm ऑफ Hg होता है। अच्छा बताओ, 1 एटीएम लेंगे तो रात में बताइए क्या होगा इसमें, कोई बता सकता है 1 एटीएम में क्या होता है। सर इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा इधर। नहीं, 1 एटीएम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग पर लगभग लग रहा है हर जगह। ये लड़की अगर ओंग रही है तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण ओंग रही है, इस पर अगर 2 लगता तो चपटा हो जाती है ना। सोचो 1 एटीएम, क्योंकि 1 एटीएम में अच्छा खासा हवा होता है, एयर होता है। हम लोग साफ पर अभी 1 एटीएम होता है, तो अभी हवा की अच्छी खासी मौजूदगी है, और हवा इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। हवा से थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी जा सकता है, तो इसीलिए देयर इज नथिंग, कुछ नहीं घटा। बोले कोई फायदे नहीं हुआ, कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं हुआ, 1 एटीएम से कुछ ना हुआ। फिर अब क्या करेंगे, अब घटाएंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे, और हाँ प्रेशर को घटाएंगे सर, प्रेशर को घटाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि कम करना है और हवा उसमें से निकालना है, प्रेशर को कम किया जाता है दूसरा, तो क्या हो जाएगा, अब 10 के पावर -2 एटीएम करेंगे इसमें होने लगा। हाँ, तो इसमें क्या होता है ना कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इलेक्ट्रॉन मत इजेक्ट करना, सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पास होता है इसमें। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो रहा है। और इसमें येलो ऑरेंज रेंज, ऑरेंज समझते हैं, ऑरेंज कलर ग्लो करता है, क्योंकि इसमें हम कौन सी लिए हैं, नियोन समझते हैं, नियोन लिए थे। वो नियोन लीजिएगा तो आपको ऑरेंज कलर देगा, ग्लो करता है ऑरेंज कलर। और नियोन जो होता है, अब समझिए हीलियम, नियोन और आर्गन, ये जो होता है ना, ये लो प्रेशर पर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराता है, इसीलिए लिए थे विलियम ग्रुप नियोन को, अति किसको, नियोन को। लेकिन हीलियम को और ज्यादा वोल्टेज चाहिए, हीलियम 10,000 पर पास नहीं करवा सकता, हीलियम को और बहुत ज्यादा चाहिए। मतलब कि ये जो देख रहे हैं ना लास्ट वाले, सारे गैसेस में गुण होता है कि लो प्रेशर पर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा सकते हैं। यही उनका फंडामेंटल था, यही तैयारी थी, तो उनका काम तो हो गया। अब कलर कौन सी मिला, ऑरेंज, नियोन लिए तब अलग अलग यहाँ लेंगे तो अलग अलग कलर आएगा, याद रखिएगा, कलर उनके नेचर पर डिपेंड करता है। आर्गन लीजिएगा तो कोई और कलर आएगा, नियोन लीजिएगा तो कोई और कलर आएगा। यानी कि विलियम क्रूक का मेन मकसद था इलेक्ट्रिसिटी पास करवाना, क्या, जैसे गैस, तो इनका काम तो हो गया। अभी बोले कि चलो मेरा काम तो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी तो सही पास कर गया है ना, आराम से चढ़ कर रहा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो ना। क्यों वो समझिए, क्योंकि ये जो है कौची है, ये है पॉजिटिव है, ये कौची है निगेटिव है, तो पता है यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इस ओर खींच रहा है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, आजा बुला रहा है, आजा दूसरा, ठीक है, ये सही है। अब वो कहा किए कि स्टेप नंबर 3 10 के पावर -4 एटीएम कर दिए, समझ रहे हैं, 4 एटीएम और कम, लगभग 0.01 mm कर दिए, इतना कम कर दिए। एरा में था 1 mm से लेके कितना 10 mm तक, 1 mm से
10 mm तक। 10 के पावर -2 का मतलब कुछ हुआ, 10 के पावर -2 ATM का मतलब क्या हुआ, 1 mm to 10 mm, सही है। और 10 के पावर -4 ATM का मतलब क्या हुआ, 0.01 mm हुआ। अब क्या हुआ कि जब इतना लो प्रेशर हो गया तब यहां से एक रे निकला। कलर क्या था काजल, कलर क्या था, नहीं ग्रीन। क्या कलर था, नेचर है, कोई कैथोड रे का नेचर है ग्रीन कलर। यही पहचान है कि इलेक्ट्रॉन अब निकल रहा है। बढ़िया से पढ़िए, परफेक्ट पढ़िए, विथ एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ, बिना औंधी का पढ़िए, ठीक। अब ग्रीन कलर है, चाहे जो हो जाए। अब समझिए, यानी कि ग्रीन कलर, अब ग्रीन कलर कहने का मतलब ये हुआ कि चलिए देखिए, समझिए, ये देखिए आपका ग्रीन कलर है। देखो, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, वो एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री है, एक्सपेरिमेंट पढ़ने में उतनी इंटरेस्ट नहीं होती है, हम लोग समझते हैं। तो ए नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव था, तो समझो। अब ये अगला तो एक्सपेरिमेंट हमें करके दे दिया है, अब हमें उस एक्सपेरिमेंट को पढ़नी पड़ रही है। तो हम लोग किसी के एक्सपेरिमेंट में कोई इंटरेस्ट रखना नहीं चाहते, वो क्या हम काला पढ़े। वो चीज को आप अपना मानिएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हम होते तो क्या करते। और हम लोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी नॉलेज को हम उस तह तक नहीं पहुंचना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है भाई क्या जरूरी है इतना डीपली पढ़ने से, हमको क्या मिलेगा, हमको तो नॉर्मली शॉर्टकट पढ़ के निकल जाना है। तो हम हर एक इंसान को ये सलाह देते हैं, समझिएगा, कि अगर आप ज्ञान में, देखो दुनिया में एक से एक शिक्षक हैं, स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा, चलो जल्दी यार ना, कुछ जो बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा वो सक्सेस कर जाते हैं, उन्नत कर जाते हैं, ज्ञान ले लेते हैं। कुछ बच्चे जो है बहुत कम ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ज्ञान जो है डिपेंड किस चीज़ पर करता है कि कौन ज़्यादा सीखता है, वो समझिएगा। कितना यूनिक पॉइंट है वो समझिए। जैसे कि बैठो, हम लोगों को, अच्छा एक बात बताओ, ज्ञान लेने के लिए किस चीज़ का ज़्यादा आवश्यक है, मतलब ज्ञान लेने के लिए किस चीज़ ज़्यादा जरूरी है। आपको ऑप्शंस मैं देता हूँ। परिश्रम, बहुत अथक परिश्रम एक हुआ, चलो ये परिश्रम हुआ। दूसरा, एक अच्छा गुरु, अच्छा जो टीचर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट होना चाहिए, या चौथा है ना समर्पण। इनमें से कौन ज्यादा बेटर होना चाहिए? उसके प्रति समर्पण, तो परिश्रम नहीं होना चाहिए। उसके बाद अच्छा, ज्ञान लेने के लिए परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है? आप बताना, ज्ञान लेने के लिए क्या देयर इज नीड ऑफ हार्ड वर्क? बहुत ज्यादा। यही जो है, जैसे आपका कहना है कि ज्ञान लेने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है, ठीक है भाई। तो ठेला चलाने वाला तो ज्यादा ज्ञानी होना चाहिए, तो उस विचार से परिश्रम ज्यादा वो करता है, समझे, ठेला खींचने वाला तो कहाँ पढ़ा लिखा ज्यादा। सोचिए, ज्ञान के लिए परिश्रम की जरूरत है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। ज्ञान के लिए नो परिश्रम, नो मेहनत, मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं होती है ज्ञान के लिए, कभी जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब इसमें कोई बच्चे बोले ऐसे बैठे पढ़े है ना, कैसे मेहनत है। एक ऐसी थ्योरी बताता हूँ, जैसे एक कॉमन सा पॉइंट बताता हूँ। देखिए, मेहनत क्या आपको लगता है जरूरत है, मैं एक ऐसा एग्जांपल दूंगा जो कभी आपको दिमाग में रहेगा, भूल भी नहीं कीजिए। कुछ ऐसा डाटा आपको दिमाग में आज तक याद होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपसे बड़े क्लास में आपसे टीचर पूछे होंगे और आप नहीं बता पाए होंगे, वो थ्योरी आज तक आपको याद होगा। वो आज तक याद होगा। हम बेइज्जती हुए थोड़ा में भाई, कहाँ से मेहनत और पर किए आपको, कैसे याद है आज तक आपको? कॉमन सेंस है। सोचिए, तो उस समय जिस समय टीचर आपसे पूछ रहे थे, उस समय आपके पूरी की पूरी डेडिकेशन उस आंसर और क्वेश्चंस पर था, पूरी की पूरी डेडिकेशन था,
कभी नहीं भूलिएगा, याद रखिएगा। तो सिर्फ ज्ञान के लिए मेहनत नहीं, सिर्फ कुछ और नहीं, समर्पण बहुत काफी। समर्पण, उस चीज के प्रति समर्पण, इसके प्रति हम लोग समर्पित ही नहीं हो पाते, इसलिए ज्ञान हमें मिलती ही नहीं है। ज्ञान के लिए तो मेहनत की जरूरत ही नहीं है, बस समर्पण ही काफी है। बट समस्या सबसे बड़ा है कि हमारा दिमाग जो है ना, कभी भी एक जगह टिकता ही नहीं है, कभी टिकता ही नहीं है, बार बार भाग जाता है। हम लोग लगता है यस आज केमिस्ट्री पढ़नी है, फिर कहता अच्छा ठीक है 1 घंटा बाद, 1 घंटा बाद फिर कहता नहीं पढ़ना है, अच्छा 10 मिनट बाद नहीं पढ़ना है, अच्छा ठीक है पढ़ेंगे, जा न रहे हैं, कहा इतना दिमाग खराब कर लियो, है ना। उठ तो जाता है, फिर याद आ जाता है, मम्मी बुला दी, थोड़ा सा ये कर दो, अच्छा मिल गया, बहाना मिल गया, यस 10 मिनट बात करेंगे। उसके बाद फिर धीरे 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 हो गया, 2-4 घंटा बीत गया, आपका समय, कहानी खत्म हो गया, है ना। तो ये समस्या है कि हम लोग पे डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है, फोन्स, माहौल जिसमें आप रहते हैं, जिसमें आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, शुरू से आपको उस तरह से आदत नहीं है पढ़ने का, इसलिए आपका ये बन नहीं पा रहा। आपके पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होगा तब ना हम एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ पाइएगा। शुरू से आप उतना ध्यान ही नहीं दिए हैं, इसलिए आपको आज बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा है। पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। हाँ, कल ले लीजिएगा, कल पढ़ाई दुनिया का सबसे आसान काम है। कब? जब उसके प्रति आप समर्पित हो जाइएगा तब। जैसे एक बात बताना कि स्टार्टिंग में जब बचपन में थे तो आपको याद है का लिखने में कितना दिक्कत हुआ होगा, है ना। 2-3 झापड़ खाए होंगे, लात जूता खाए होंगे, का नहीं इसको लिखने आता है अभी तक, है ना। मार के मम्मी तुम छोटा छोटा टेस्ट कर दिए होगे, कौन है तो लिखे तुमको। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। पढ़ भी नहीं करती है, स्लेट हम लोग फोड़ देते थे, है ना। हाँ पढ़े ना पढ़े, गिर गया, फूट गया, सिंपल। और कान लिखने के लिए ना जाने कितनी मेहनत की हो आप समझते हैं, सोचिए। और आज देखिए वो का आपको आपके लिए आसान है, का भाई आप लिखते का किसको लिखने नहीं आता है का आसान है, क्योंकि उसको हम लोग कई बार देख चुके हैं, उसके प्रति कॉन्फिडेंस है। इसलिए आज हमें जो ज्ञान हम लोग जो हार्ड लग रहा है, बस उसके प्रति अगर समर्पित रहिएगा ना, जानने का अगर आपको इच्छा रहेगा तो